हाँ जी, एक बार फिर से स्वागत है आपका ऋषि एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि अपने पिछले वीडियो में जनवरी और फरवरी के करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस किया था और उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जो अपने आने वाले सैनिक और मिलिट्री एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट थे, उनके बारे में डिस्कस किया था। और कुछ क्वेश्चंस मैंने दिए थे बच्चों के लिए कि आपको उन क्वेश्चंस का आंसर देना है। तो उन क्वेश्चन के अंदर जो सबसे अच्छा परफॉर्मेंस था, सबसे ज़्यादा जिसके आंसर राइट थे, वो था अंकुश राज, जो बिहार से बिलोंग करता है। उसने सारे क्वेश्चंस के राइट आंसर दिए। ढेर सारी शुभकामनाएं अंकुश राज के साथ में। आप भी कोशिश करें कि आप उन क्वेश्चंस का ज़्यादा से ज़्यादा आंसर दें। गूगल से नहीं करना है, अपनी ईमानदारी से आंसर देना है। क्वेश्चन को रोक करके गूगल पर जाकर के सर्च करके आंसर नहीं देना है। जिस टाइम आप वीडियो देख रहे हैं उस टाइम जो आपके दिमाग में आंसर आ रहा है वही आंसर आपको नीचे कमेंट में करना है। आज अपन करेंगे मार्च मंथ का जो करंट अफेयर्स है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिनसे क्वेश्चंस आने के चांसेस है उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो बिना टाइम की देरी के चलते अपन क्लास की ओर। आज का अपना फैक्ट फर्स्ट है, ए मखाना बोर्ड इज ए नेशनल मखाना बोर्ड रिसेंटली established in पूर्णिया, बिहार, to promote the production, processing and export of मखाना फोक्सनट। मखाना वो जो अपन खाते हैं, जिसको इंग्लिश में फोक्सनट के नाम से जानते हैं, उसका बोर्ड कहाँ पर स्थापित किया गया। सबसे महत्वपूर्ण जो बात है जो आपको नोट करनी है, आपको ये नोट करनी है, नेशनल मखाना बोर्ड रिसेंटली स्टेब्लिश किया गया कहाँ पे, पूर्णिया बिहार। कहाँ पे किया गया है, पूर्णिया बिहार के अंदर। मखाना बोर्ड, कौन सा बोर्ड, मखाना बोर्ड, और कहाँ पे, पूर्णिया बिहार के अंदर स्टेब्लिश किया गया है। ठीक है। और मखाना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फोक्सनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फोक्सनेट। ठीक है। फैक्ट 2 की अगर बात करें, भारत में दालों का उत्पादन, भारत विश्व भर में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक, वैश्विक उत्पादन का 25% है। दुनिया में जितनी भी दालें उत्पादित की जाती है उन दाल्स का टोटल 25% भारत अकेला उत्पादन करता है। उपभोक्ता वैश्विक खपत का 27% और आयातक 40% है। सिर्फ 5 दाल उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा दाल उत्पादित की जाती है। ध्यान में रखना है आपको ना, एक तो ध्यान रखना है सबसे बड़ा उत्पादक है। सबसे ज्यादा दाल उत्पादित कौन सा कंट्री करती है, भारत। और भारत में सबसे ज्यादा दालें कहां से उत्पादित की जाती है, मध्य प्रदेश से। कुछ क्वेश्चन आप इंग्लिश में कुछ हिंदी में, क्योंकि बच्चे दोनों टाइप के होते हैं। कुछ बच्चे हिंदी लैंग्वेज से पेपर को करते हैं, कुछ बच्चे इंग्लिश लैंग्वेज से करते हैं, इसलिए दोनों टाइप के क्वेश्चन है तो इक्वल रखने की कोशिश की गई है ना। हाँ, बाकी नीचे हिंदी के नीचे इंग्लिश भी दे रखा है, आपको जिस लैंग्वेज के अंदर समझ आए आप उसके अंदर पढ़ सकते हैं, उसके हिसाब से आप इसको नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट, हाँ, फैक्ट 3, कपास एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक फाइबर और नगदी फसल है। कॉटन, किसकी बात हो रही है, कॉटन की। कॉटन इज ए इंपोर्टेंट नेचुरल फाइबर एंड कैश क्रॉप। कॉटन क्या है, कॉटन एक इंपोर्टेंट नेचुरल फाइबर है और कैश क्रॉप है। कैश क्रॉप का मतलब नगदी फसल के अंदर आती है, जिसको हाथों हाथ बाजार में बेच के हम पैसा कमा सकते हैं, उन फसलों को नगदी फसल के नाम से जानते हैं। तो कॉटन इज ए इंपोर्टेंट नेचुरल फाइबर एंड कैश क्रॉप है, आपको ध्यान रखना है। जिसे अक्सर सफेद सोना या व्हाइट गोल्ड के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, व्हाइट गोल्ड के नाम से। आपको ध्यान में रखना है कि व्हाइट गोल्ड किसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है, व्हाइट गोल्ड किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है अपने कपास को। किसको कहा जाता है, कपास को। इंग्लिश में बात करें तो कॉटन को व्हाइट गोल्ड कहा जाता है। ये दुनिया भर में लाखों लोगों की आजीविका का समर्थन करता है और कपड़ा उद्योग के लिए प्राथमिक कच्चा माल है। किसके लिए कच्चा माल है, कपड़ा उद्योग के लिए। टेक्सटाइल जो इंडस्ट्री है उसके लिए सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट रॉ मटेरियल अगर कोई है तो वो कॉटन है। क्या है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए सबसे इंपोर्टेंट रॉ मटेरियल क्या है, कच्चा माल क्या है, वो है कॉटन। तो आपको ध्यान में रखना है ना। चाइना एंड इंडिया प्रोड्यूस द मोस्ट कॉटन इन द वर्ल्ड। दुनिया के अंदर दो बड़ी कंट्री
सबसे ज्यादा कॉटन को उत्पादित करती है, प्रोड्यूस करती है। उसके अंदर फर्स्ट पे है चाइना। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, नोट आपको ये करना है कि वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा कॉटन प्रोड्यूस कौन सी कंट्री करती है, तो वो करती है चाइना। और इंडिया का कौन सा पोजीशन है, इंडिया सेकंड पर है। कौन से पर है, सेकंड पर। फर्स्ट पे कौन सा है, चाइना है। ठीक है, अधिकांश के अंदर चाइना फर्स्ट पे, अपन सेकंड में, एक पॉपुलेशन को छोड़ दे तो। ठीक है, और इंडिया के अंदर अगर बात करें, विद इन इंडिया गुजरात इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन। भारत के अंदर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, आपको नोट ये करना है कि भारत के अंदर सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कौन है, तो है वो है गुजरात। किसका, कॉटन का। वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड के अंदर फर्स्ट पर है चाइना, सेकंड पर इंडिया। अगर इंडिया की बात करें तो फर्स्ट पे गुजरात। आपको ये ध्यान रखना ना। फॉलोड बाय महाराष्ट्र एंड तेलंगाना। और सेकंड पे कौन आता है, महाराष्ट्र। थर्ड पे तेलंगाना आता है। आपको ये तीनों चीजें ध्यान में रखनी है। कौन कौन सी, पहले तो ये रखनी है कि कॉटन को व्हाइट गोल्ड कहा जाता है। कॉटन को क्या कहा जाता है, व्हाइट गोल्ड कहा जाता है। ठीक है, दूसरी ये ध्यान रखनी है कि अगर बात करें वर्ल्ड में सबसे ज्यादा कॉटन प्रोड्यूस की, तो उसके अंदर चाइना फर्स्ट पे है। इंडिया के रैंक पूछे, सेकंड पे। इंडिया की अगर बात करें सबसे ज्यादा कॉटन कहां पे होता है, तो वो होता है गुजरात के अंदर। ठीक है, और उसके अलावा सेकंड पे महाराष्ट्र और थर्ड पे तेलंगाना है। इसको आपको नोट करना है और याद रखना है। नेक्स्ट, टू 2025 का क्रिकेट एशिया कप भारत ने जीता था। ये बात आपको ध्यान रखनी है। 2025 का एशिया कप किसने जीता, भारत ने। फाइनल मैच में भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराया। फाइनल मैच के मुख्य आंकड़े इस प्रकार है। मैच भारत बनाम पाकिस्तान के बीच खेला गया, दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के अंदर खेला गया। भारत की जीत का अंतर कितना था, 5 विकेट का था। फाइनल में भारत के हीरो कौन थे, तिलक वर्मा ने 69 रन बनाए थे और कुलदीप यादव ने 4 विकेट लिए थे। टूर्नामेंट सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का जो अवार्ड है वो किसको मिला था, अभिषेक शर्मा को मिला। सबसे इंपॉर्टेंट बात एक तो ये रखनी ध्यान में, और एक बात ध्यान रखनी, भारत तो पाकिस्तान के बीच में खेला गया था। कहां पे खेला गया था, दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के अंदर खेला गया था। और कौन जीता, वो जीता भारत। कौन जीता, भारत जीता। ठीक है, नोट करना है, अच्छे से याद करना है। माधव टाइगर रिजर्व। माधव टाइगर रिजर्व भारत के मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में स्थित है और यह देश का 58वां और मध्य प्रदेश का 9वां बाघ अभयारण्य है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, माधव टाइगर रिजर्व कहां पे लोकेटेड है, मध्य प्रदेश के अंदर। कहां पे है, मध्य प्रदेश के अंदर। ठीक है, और वो भारत का टोटल कौन से नंबर का है, 58 नंबर का है। यानी आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि भारत में टोटल कितने टाइगर रिजर्व है। आपको नोट करने हैं, स्टार डाल के नोट करना है कि भारत में टोटल 58 टाइगर रिजर्व है। कितने हैं, 58 टाइगर रिजर्व है। और मध्य प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा कितने हैं, 9 है। सबसे ज्यादा कितने हैं, 9 है। ये भी आपसे पूछ लिया कि पूरे भारत में सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व कहां पे है, तो मध्य प्रदेश के। मूल रूप से 1958 में स्थापित एक राष्ट्रीय उद्यान है। इसे आधिकारिक तौर पर मार्च 2025 में बाघ अभयारण्य के रूप में नामित किया गया था। यह पार्क एक ऐतिहासिक स्थल है जिनका उपयोग कभी मुगल सम्राटों और ग्वालियर के महाराजाओं के शिकार के रूप में किया जाता था। यानी एक टाइम पहले इस एरिया के अंदर जो भी है माधव टाइगर रिजर्व बनाया गया है, यहाँ पे मुगल जो राजा थे या जो ग्वालियर के जो महाराजा हुआ करते थे, वो शिकार खेलते, अखेट, ठीक है, हंटिंग करने का काम किया करते थे, शिकार खेलने का काम किया करते इस जगह पे। ठीक है, और इसमें संख्या सागर झील और जॉर्ज कैसल जैसे प्राकृतिक आकर्षक और कुछ प्राकृतिक अच्छी चीजें हैं जिसको देखने के लिए लोग वहां पे आते हैं। ध्यान आपको ये रखना है। मेरा आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि भारत के अंदर सबसे ज्यादा पेड़ पौधे कौन से स्टेट के अंदर है। अगर फॉरेस्ट की बात करें तो सबसे ज्यादा फॉरेस्ट भारत के अंदर कौन से स्टेट के अंदर है, और सबसे कम फॉरेस्ट भारत के कौन से स्टेट के अंदर है। ठीक है, भारत में सबसे ज्यादा बारिश कहां पे होती है, भारत में सबसे कम बारिश कहां पे होती है। ये 4 क्वेश्चन मेरा आज आपसे है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे। ठीक है, उसके अलावा आगे चलते हैं अपन। प्रणव वेंकटेश। प्रणव वेंकटेश एक प्रमुख भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर, याद रखना भाई, क्योंकि ये नौजवान लड़का है और भारत के 75वें ग्रैंड मास्टर, कौन से नंबर के, 75 नंबर के ग्रैंड मास्टर बने हैं।
ये 2022 में 15 साल की उम्र भारत के पिछले ग्रैंड मास्टर जीएम बने। विश्व जूनियर शतरंज चैंपियन में 2025 में पेट्रोवोक मोंटेनेग्रो में प्रतिष्ठित विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप का खिताब जीता था इन्होंने। ठीक है ना, ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट स्टार डाल के। जो 17 साल के सूखे के बाद में किसी भारतीय द्वारा जीती गई ये चौथी चैंपियनशिप थी। फैक्ट नंबर 7, फैक्ट नंबर 7, कनाडा के वर्तमान प्रधानमंत्री मार्क कॉर्नी। कौन है? मार्क कॉर्नी। स्टार डाल के नोट करोगे, कनाडा के प्रधानमंत्री कौन है? मार्क कॉर्नी है। उन्होंने मार्च 2025 में जस्टिन ट्रूडो की जगह ली और ये कनाडा के 24वें प्रधानमंत्री है। उससे पहले कनाडा के प्रधानमंत्री कौन से? जस्टिन ट्रूडो थे। कौन थे? जस्टिन ट्रूडो। और अब कौन है? अब है मार्क कॉर्नी। याद रखना है आपको स्टार डाल के, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ना। हाँ, नेक्स्ट। सुनील छेत्री एक भारतीय पेशेवर फुटबॉलर है। क्वेश्चन आपसे यह पूछा जा सकता है कि सुनील छेत्री का संबंध किस खेल से है? तो आप क्या ध्यान रखोगे? वो क्या है? फुटबॉलर है। ठीक है, वह इंडियन सुपर लीग, आईएसएल क्लब बेंगलुरु एफसी और भारतीय राष्ट्रीय टीम दोनों के कप्तान रहे हैं। एक टाइम पर दोनों के कप्तान रह चुके थे। वर्तमान उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया फुटबॉल से। वो एक स्ट्राइकर या विंगर के रूप में खेलते थे। किसके रूप में? स्ट्राइकर या विंगर के रूप में खेलते थे। उन्हें भारत का सर्वाधिक गोल करने वाला खिलाड़ी माना जाता है। स्टार डाल के नोट करना बेटा। भारत का सबसे ज्यादा फुटबॉल के अंदर गोल करने वाला खिलाड़ी कौन है? सुनील छेत्री है। कौन है? सुनील छेत्री है ना। और अंतरराष्ट्रीय गोल स्कोरर की सूची में वह सक्रिय खिलाड़ियों में क्रिस्टियानो रोनाल्डो और लियोन मेसी के बाद तीसरे स्थान पर है। यानी दुनिया के अंदर जितने भी फुटबॉलर है, ठीक है, दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा खेला जाने वाला गेम ही फुटबॉल है। उस फुटबॉल के अंदर अगर अपन बात करें तो फर्स्ट पे है कौन? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। सेकंड पे है लियोन मेसी और थर्ड पे किसका नाम आता है? थर्ड पे नाम आता है सुनील छेत्री का। हालांकि भारत के अंदर फुटबॉल को इतना तवज्जो नहीं दिया जाता, बावजूद इसके इन्होंने इतना बड़ा नाम कमाया है। इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, आपसे पूछा जा सकता है ना। उन्हें कैप्टन फैंटास्टिक के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? कैप्टन फैंटास्टिक। ठीक है, उन्हें पद्मश्री, अर्जुन पुरस्कार और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जैसे कई प्रतिष्ठित पुरस्कार सम्मानित किया गया। उनका जन्म 3 अगस्त 1984 को सिकंदराबाद में हुआ था। याद रखना ना। कौन कौन सा अवार्ड मिले उनको? पद्मश्री अवार्ड मिला है, अर्जुन अवार्ड मिला है और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार भी उनको मिला है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से मुझे याद आया कि आपसे मेरा आज का क्वेश्चन ये है कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार को पहले किस पुरस्कार के नाम से जानते थे, या इसका पहले क्या नाम था, जिसको वर्तमान में अपन मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जानते हैं। इस पुरस्कार का नाम पहले क्या था? 2022 से पहले इसको किस नाम से जानते थे? आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आंसर बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, कांगेर वैली नेशनल पार्क कहां पे है? छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के अंदर है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कांगेर वैली नेशनल पार्क कहां पे है? वो छत्तीसगढ़ के अंदर। कहां पे है? कांगेर वैली नेशनल पार्क है छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में स्थित एक बेहद खूबसूरत और महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान है। बहुत इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, बहुत ज्यादा खूबसूरत है वो। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना, पूछा जा सकता है आपसे। फैक्ट नंबर 10, हाल ही में गोल्ड मर्करी अवार्ड 2025 शांति और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए परम पावन 14वें दलाई लामा हिज होलीनेस द 14 दलाई लामा को प्रदान किया गया था। याद रखना, कौन सा? गोल्ड मर्करी अवार्ड 2025। स्टार डाल के नोट करोगे। गोल्ड मर्करी अवार्ड 2025 किसे दिया गया? वो दिया गया 14वें दलाई लामा को। कौन से दलाई लामा को? 14 नंबर के जो दलाई लामा थे उन्हें ये अवार्ड देकर के सम्मानित किया गया था। आप स्टार डाल के लिखोगे। मेरा आपसे आज का क्वेश्चन ये है कि दलाई लामा मूल रूप से कौन सी जगह के हैं? वर्तमान में वो इंडिया के अंदर रह रहे हैं एक शरणार्थी के रूप में। ठीक है, लेकिन आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि दलाई लामा का संबंध किस देश से है या किस जगह से है। हाँ, ये पुरस्कार उनकी अहिंसा, करुणा और सतत विकास के प्रति आजीवन समर्पण को मान्यता देता है। ये उन्हीं लोगों को पुरस्कार मिलता है, ये अवार्ड उन्हीं को मिलता है जिन्होंने हमेशा अहिंसा, करुणा और सतत विकास, लगातार डेवलपमेंट करने पर जिन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया हो, उन लोगों को ये अवार्ड दिया जाता है।
नेक्स्ट, फैक्ट 11, आईपीएल 2025, आईपीएल 2025 याद रखना है। अगर मैन की बात करें तो किसने जीता था? आरसीबी, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने खिताब जीता था पहली बार आईपीएल हिस्ट्री के अंदर। क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, सूर्य कुमार यादव नाम द मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर कौन रहे? सूर्य कुमार यादव, जो कौन सी टीम से थे? मुंबई इंडियंस की टीम से। ठीक है, एमपीवी ऑफ आईपीएल 2025। अगर बात करें वुमेन्स की, किसकी बात करें? वुमेन्स की, तो वो कौन सी टीम जीती? मुंबई इंडियंस जीती। कौन सी टीम जीती थी? मुंबई इंडियंस। आईपीएल वुमेन्स का जो फर्स्ट संस्करण हुआ था, फर्स्ट सीजन हुआ था, उसके अंदर आरसीबी जीती थी। सेकंड के अंदर वुमेन्स में मुंबई इंडियंस जीती थी। नट शक्कर ब्रंट जो है वो सबसे वैल्यूएबल प्लेयर रही थी। किसकी? एमआई की। ठीक है, फैक्ट आपका है 12, चंद्रयान 5 जिसे लुपेक्स मिशन, लूनर फॉल एक्सप्लोरेशन भी कहते हैं, कि 2028-29 में लॉन्च होने की संभावना है। चंद्रयान 5 लॉन्च कब होगा? चंद्रयान 5 लॉन्च होगा 2028 2029 में। ठीक है, और किसको कौन लॉन्च करेगा? भारत और जापान दोनों साथ मिलकर किसको लॉन्च करेंगे? किसके नाम से? लुपेक्स मिशन। किसके नाम से? लुपेक्स मिशन के नाम से ये काम कर रहे हैं, और इसको 2028-29 के अंदर लॉन्च होने की पूरी संभावना है। संयुक्त मिशन है, और उसे चंद्रमा की दक्षिण ध्रुव पर अध्ययन करने के लिए भेजा जाएगा। कौन से ध्रुव पर? दक्षिण, यानी वेस्टर्न जो पार्ट है उसके ऊपर इसको भेजा जाएगा। आपको याद रखना है, स्टार डाल के नोट करके ना। नेक्स्ट, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस, नेशनल वैक्सीन डे is celebrated every year on March 6 to commemorate of first oral polio vaccine being given in India in 1995 as part of the Pulse Polio Camp। ध्यान रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि इस समय पूरे भारत के अंदर पल्स पोलियो कैंप चलाया जा रहा है। कौन सा कैंप चल रहा है? पल्स पोलियो कैंप चल रहा है। आप आने वाले दिनों के अंदर देखेंगे कि आपके घर पर कुछ डॉक्टर्स दिख सकते हैं। ठीक है, ये 5-6 महीने तक लगातार ये कैंप चलेगा। नवंबर से शुरू हुआ है और 5-6 महीने लगातार ये पल्स पोलियो कैंप पूरे भारत के अंदर चलेगा, जिसके अंदर छोटे बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जाएगी, जिससे कि फ्यूचर के अंदर वो बीमार ना पड़े। ठीक है, ध्यान ये रखना है आपको, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस या नेशनल वैक्सीन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? वो किया जाता है मार्च 16, यानी 16 मार्च तक, ये 16 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। तो इस बार का जो पल्स पोलियो कैंपेनिंग है वो पूरे भारत में 16 मार्च तक चलने की संभावना है, यानी 16 मार्च तक पूरे भारत के जो छोटे बच्चे हैं उनको क्या पिला दी जाएगा? पोलियो की दवा पिला दी जाएगी। 2028 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेजबानी लॉस एंजल्स, संयुक्त राज्य अमेरिका करेगा। कौन करेगा? संयुक्त राज्य अमेरिका करेगा। किसकी? ओलंपिक की मेजबानी। मेरा आपसे क्वेश्चन ये कि ओलंपिक के खेल कितने साल बाद आयोजित किए जाते हैं? आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देंगे। पहली बार ओलंपिक कहां पे खेला गया, इसका आप मुझे जवाब देंगे। और 2024 का जो ओलंपिक था, 23 का जो ओलंपिक था, वो कहां पे खेला गया, इसका भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। 2028 के ओलंपिक में कुल 5 नए खेल शामिल किए। कितने स्पोर्ट्स जोड़े गए हैं? बेसबॉल या सॉफ्टबॉल, एक क्रिकेट को जोड़ा गया है, फ्लैग फुटबॉल, लैक्रोस और सक्वेस। ये 5 नए गेम है जो इस 2028 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के अंदर ऐड किए गए। ठीक है, इसमें से क्रिकेट, लैक्रोस और बेसबॉल, सॉफ्टबॉल ओलंपिक में वापस लौट रहे, यानी पहले ये इस ओलंपिक के पार्ट हुआ करते थे, लेकिन उस टाइम इस क्रिकेट की इतनी लोकप्रियता नहीं थी दुनिया भर के अंदर, क्योंकि क्रिकेट खेलने वाले दुनिया के अंदर बहुत कम देश है, 7, 8, 9, 10 से ज़्यादा नहीं थे उस टाइम, और फैन भी बहुत कम हुआ करते थे। इस वजह से क्रिकेट को हटा दिया गया था। ठीक है, लेकिन अभी वर्तमान में क्रिकेट की जो लोकप्रियता है उसको देखते हुए क्रिकेट को वापस शामिल कर लिया गया। किसके अंदर? ओलंपिक के अंदर। किसके अंदर शामिल कर लिया गया है? ओलंपिक के अंदर वापस शामिल कर लिया गया। जबकि फ्लैग फुटबॉल और स्विंग सक्वेंस पहली बार आ रहे हैं। अगर आपसे पूछे ना पहली बार कौन से 2 गेम ऐड किए गए हैं, तो आप याद रखेंगे, तो फ्लैग फुटबॉल और एक सक्वेस, ये 2 गेम है वो पहली बार ओलंपिक के अंदर आ रहे हैं। हालांकि तीनों जो गेम थे ये पहले ओलंपिक का पार्ट हुआ करते थे, फिर इनको हटा दिया था। ठीक है, नेक्स्ट,
पुरुष कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन इंग्लैंड में किया जाएगा पहली बार। ठीक है, कहां पे किया जाएगा? इंग्लैंड के अंदर। दूसरी बात है आपको ध्यान रखनी है, महिला कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 बांग्लादेश के ढाका में खेला जाएगा। महिला कबड्डी वर्ल्ड कप कहां पे खेला जाएगा? बांग्लादेश के ढाका के अंदर। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि बांग्लादेश की राजधानी का क्या नाम है, कैपिटल क्या है बांग्लादेश की, आप मुझे कमेंट में बताएंगे। बांग्लादेश की करेंसी क्या है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, अपने नाम के साथ में कमेंट करेंगे। ठीक है। विश्व गोरैया दिवस, वर्ल्ड डिस्प्रो डे, विश्व गोरैया दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है? 20 मार्च। कब सेलिब्रेट किया जाता है? 20 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है विश्व गोरैया दिवस। ध्यान रखना, स्टार डाल के नोट करोगे। जितने भी क्वेश्चन है सारे के सारे महत्वपूर्ण है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको जो इंपॉर्टेंट नहीं हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी की पहली महिला अध्यक्ष क्रिस्टी कोवेट्री। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्टार डाल के नोट करेंगे, याद करेंगे इसी जगह बैठ करके कि अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति जो आईओसी है उसकी पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? वो बनी क्रिस्टी कोवेट्री। कौन बनी है? क्रिस्टी कोवेट्री, जिन्हें 20 मार्च 2025 को बनाया गया था। 20 मार्च 2025 को बनाया गया था। जिम्बाब्वे की पूर्व तैराक है, ये स्विमर है। ठीक है, कहां की? जिम्बाब्वे की। कोवेट्री 130 वर्ष के इतिहास में 130 इयर्स का जो हिस्ट्री है उसके अंदर पहली बार कोई अफ्रीका की महिला अध्यक्ष बनी है, या पहली महिला फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट बनी है। किसकी? आईओसी की, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? क्रिस्टी कोवेट्री बनी है। कौन बनी है? क्रिस्टी कोवेट्री बनी। अंडरलाइन करके, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिल सकता है। ठीक है, द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी IOC इज क्रिस्टी कोवेट्री, who was elected on 20 March 2025. Koweट्री, a former Zimbabwe swimmer, became the IOC's first woman and first African president in its 130 years history. 130 साल के अंदर पहली महिला है जिसको IOC की अध्यक्ष बनाई गई है। ये महिलाओं के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये महिलाओं को पुरुषों के बराबर आने वाला अधिकार है। ये दिख रहा है कि महिलाओं की जो कद है वो पुरुषों के बराबर पहुंच रहा है। 130 साल के इतिहास से पहली बार कोई महिला इस पद पे बैठी है। बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। फैक्ट नंबर 18, वर्ल्ड वाटर डे। वर्ल्ड वाटर डे, विश्व पानी दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है? 22 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। कब किया जाता है? 22 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। क्या? वर्ल्ड वाटर डे। ठीक है, नेक्स्ट, भारत में शहीद दिवस साल में 30 जनवरी को महात्मा गांधी की पुण्यतिथि और 23 मार्च को भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव के बलिदान की याद में मनाया जाता है। आपको ध्यान में रखना है, शहीद दिवस मोस्टली अगर पूछे 23 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 23 मार्च को। किसकी याद में? भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को इसी दिन फांसी पे लटकाया गया था। बलिदान की याद में मनाया जाता है। भारत में शहीद दिवस हर साल, वैसे तो दो मनाए जाते हैं, एक तो महात्मा गांधी की जिसने हत्या की गई थी उसको भी शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं, लेकिन मोस्टली आपको याद रखना 23 मार्च। ठीक है, इंग्लिश में नोट करना है, आप हिसाब से कर सकते हैं। ठीक है, फैक्ट नंबर 20, सिंगमो त्योहार मुख्य रूप से गोवा मनाया जाता है। सिंगमो फेस्टिवल, कौन सा फेस्टिवल? सिंगमो फेस्टिवल कहां पे सेलिब्रेट किया जाता है? सिंगमो फेस्टिवल होता है गोवा के अंदर सेलिब्रेट। ये एक पारंपरिक वसंत त्योहार है जो कोंकणी हिंदू द्वारा मनाया जाता है। आपको ध्यान में क्या रखना है? ध्यान में रखना है सिंगमो फेस्टिवल। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखोगे, आप नोट करोगे। सिंगमो फेस्टिवल कहां पे सेलिब्रेट होता है? गोवा के अंदर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अगर फैक्ट की बात करें, विश्व बैंक का मुख्यालय वॉशिंगटन DC के अंदर स्थित है। आपसे पूछा जा सकता है कि विश्व बैंक का मुख्यालय कहां पे है, याद रखोगे कहां पे? वॉशिंगटन DC, जो कहां पे स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर स्थित है। कहां पे स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर स्थित है। कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के साथ 1944 से बेस्ट वुड्स सम्मेलन में स्थापित किया गया था, और इन दोनों संस्थाओं का मुख्यालय एक ही स्थान पर है।
ध्यान रखने वाला क्वेश्चन क्या है कि विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है, वो है वाशिंगटन डीसी, और वाशिंगटन डीसी कहाँ है, वो है संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर। याद रह जाएगा ना। नेक्स्ट, झंझर बचौली वन्य जीव अभ्यारण्य पंजाब के श्री आनंदपुर साहिब में स्थित है। झंझर बचौली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मोस्ट इंपोर्टेंट, डबल स्टार डाल के नोट करना बेटा। कौन सा झंझर बचौली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे लोकेटेड है, वो है अपने इन श्री आनंदपुर साहिब पंजाब के अंदर है। कहाँ पे है, आनंदपुर साहिब पंजाब के अंदर लोकेटेड है। फैक्ट नंबर 23 की बात करें, विश्व में सर्वाधिक चाय टी प्रोड्यूसर कंट्री की अगर बात करें तो वो है चाइना। वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा टी प्रोड्यूसर कंट्री की अगर बात करें, चाय उत्पादित करने वाले देश की बात करें तो वो कौन सी है, वो है चाइना। पीने वालों की अगर बात करें तो वो भारत है। विश्व में सबसे ज्यादा चाय पीने वाला देश भारत है, लेकिन चाय उगाने वाले देशों में अगर बात करें तो चाइना है। चाइना फिर अपने को बेचता है, अपन खरीद के लाते हैं। जो प्रतिवर्ष 30 लाख मिलियन मीट्रिक टन से भी अधिक उत्पादन करता है, इसके बाद भारत और केन्या जैसे देश आते हैं। यानी भारत यहां भी सेकंड पोजीशन पर है। चाय उत्पादन के अंदर, चाय प्रोड्यूस करने के अंदर वर्ल्ड में फर्स्ट पे नंबर कौन है, वो है अपना चाइना। सेकंड पे इंडिया आता है। याद रखोगे, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताओगे कि भारत में सबसे ज्यादा चाय कहां पे उगाई जाती है या कहां पे प्रोड्यूस की जाती है पूरे भारत में। भारत में सबसे ज्यादा कॉफी कहां पे उगाई जाती है, आपका सेकंड क्वेश्चन ये रहेगा। आपका थर्ड क्वेश्चन ये रहेगा कि विश्व में सबसे ज्यादा कॉफी कहां पे उगाई जाती है। आप ये तीनों क्वेश्चंस मुझे कमेंट बॉक्स में अपने नाम के साथ में आंसर देकर बताएंगे, ठीक है। फैक्ट नंबर 24, भारत में पहली जनगणना 1872 में हुई थी। पॉपुलेशन काउंटिंग फर्स्ट टाइम कब हुई थी, 1872 में। आजादी से पहले जो ब्रिटिश थे उन्होंने कराई थी, जब वॉइसरॉय लॉर्ड मेयो थे। कौन थे वॉइसरॉय, लॉर्ड मेयो थे। आपको ध्यान रखना है कि भारत की पहली पॉपुलेशन काउंटिंग, पहली जनगणना अगर पूछे तो 1872 आपको आंसर देना है। क्या देना है, 1872 आपको आंसर देना है। अगर आपसे पूछे सिस्टमेटिक तरीके से पहली समकालिक एक ही समय पर आयोजित की जाने वाली जनगणना अगर पूछे 10 वर्षीय प्लानर के साथ में कोई पॉपुलेशन काउंटिंग हुई थी तो वो हुई थी 1881, 1881 के अंदर 10 वर्षीय प्लानर के साथ में कि हर 10 साल बाद भी जनसंख्या काउंटिंग की जाएगी। वो तो हुई थी 1881 में। किसके समय, लॉर्ड रिपन के समय। किसके समय हुई थी, लॉर्ड रिपन के समय हुई थी। और फर्स्ट टाइम पूछे, ओवरऑल फर्स्ट टाइम पूछे तो वो हुई थी 1872 में। जब वॉइसरॉय कौन थे, लॉर्ड मेयो थे, जिन्होंने मेयो कॉलेज की स्थापना की थी। बात करें, ठीक है। फैक्ट नंबर 25, फैक्ट नंबर 25, क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा एरिया किसके हिसाब से, टर्म्स ऑफ एरिया के हिसाब से। अगर एरिया के हिसाब से बात करें तो भारत का सबसे लार्जेस्ट स्टेट कौन सा है, लार्जेस्ट स्टेट है राजस्थान। कौन सा है, वीरों की भूमि राजस्थान, ठीक है। किसके हिसाब से, एरिया के हिसाब से। दिमाग में बिठा के रखना बेटा, ये 8-10 क्वेश्चन एक जैसे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एरिया के हिसाब से, क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, लार्जेस्ट स्टेट कौन सा है, वो राजस्थान है। और एरिया के हिसाब से सबसे छोटा स्टेट कौन सा है, वो गोवा है। कौन सा है, वो गोवा है। यानी क्षेत्रफल के हिसाब से बड़ा राजस्थान, छोटा गोवा। याद रह जाएंगे दोनों क्वेश्चन, ठीक है। राजस्थान का क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर के आसपास, और गोवा का है 3,702 वर्ग किमी, ठीक है। यानी बहुत छोटा पार्ट है गोवा राजस्थान के हिसाब देखे तो। दिमाग में बिठा के रखना है, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राजस्थान, सबसे छोटा गोवा, ठीक है। क्षेत्रफल दृष्टि भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश अगर बात करें तो लद्दाख है। वो तो अपने स्टेट की बात हो रही थी। अब अगर यूटी की बात करें, यूनियन टेरिटरी की अगर बात करें तो उसके अंदर फर्स्ट पे कौन है, उस पे फर्स्ट पे लद्दाख है। क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश, स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी अगर बात करें अपन तो वो लक्षद्वीप है। कौन सा है, लक्षद्वीप है। आपको ध्यान में रखना है। स्टेट की बात करें सबसे बड़ा राजस्थान, सबसे छोटा गोवा। यूटी की बात करें, यूनियन टेरिटरी की अगर बात करें तो सबसे बड़ा लद्दाख, सबसे छोटा लक्षद्वीप, ठीक है। जिसका क्षेत्रफल 32 वर्ग किलोमीटर है। ये 36 आइसलैंड का एक द्वीप समूह है, आइसलैंड का ग्रुप है जो अरब सागर के अंदर स्थित है। कहां पे स्थित है, अरब सागर के अंदर स्थित है। फैक्ट नंबर 27, जनसंख्या के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। अपन बात कर रहे थे क्षेत्रफल की, एरिया के हिसाब से बात कर रहे थे। एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा स्टेट राजस्थान, सबसे छोटा स्टेट गोवा, ठीक है। यूटी की बात कर रहे थे, सबसे बड़ी यूटी लद्दाख, सबसे छोटी
लक्षद्वीप। अब बात कर रहे हैं पॉपुलेशन की। जनसंख्या के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। किसके हिसाब से? पॉपुलेशन के हिसाब से। अंडरलाइन करके स्टार डाल के नोट करना है। क्या करना है? स्टार डाल के नोट करना है। और जनसंख्या के हिसाब से सबसे छोटा स्मॉलेस्ट स्टेट कौन सा है? सिक्किम है। कौन सा है? सिक्किम है। किसके हिसाब से? पॉपुलेशन के हिसाब से। याद रह जाएंगे ना, 6 क्वेश्चन है एक जैसे। क्षेत्रफल के हिसाब से बड़ा, क्षेत्रफल के हिसाब से छोटा, जनसंख्या के हिसाब से बड़ा, जनसंख्या के हिसाब से छोटा। ये तो हो गए स्टेट। यूटी की बात करें तो यूटी में जनसंख्या के हिसाब से बड़ा लद्दाख और सबसे छोटा लक्षद्वीप। ठीक है, ये चीजें आपको नोट करके रखना, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में अगर अपना आगे चलें, 2011 की पॉपुलेशन काउंटिंग जनगणना के अनुसार भारत जनसंख्या घनत्व है, पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है भारत की? 382। क्या होता है बेटा ये पॉपुलेशन डेंसिटी? 1 किलोमीटर के अंदर रहने वाले लोगों की संख्या क्या होती है? जनसंख्या घनत्व होता है, पॉपुलेशन डेंसिटी बोलते हैं जिसको अपन। यानी 1 किलोमीटर के एरिया के अंदर कितने लोग रहते हैं भारत के अंदर? एवरेज 382 लोग 1 किलोमीटर के एरिया के अंदर रहते हैं। ठीक है, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला, अगर एक राज्य, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला अगर राज्य की बात करें, स्टेट की बात करें तो बिहार है। और एवरेज भारत का कितना है? वो है 382 जनसंख्या घनत्व का मतलब होता है 1 किलोमीटर के दायरे के अंदर रहने वाले लोगों की संख्या। ठीक है, सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है, जिसकी कितनी है? 17 है। कितनी है? 17 है। और बिहार की कितनी है? बिहार की समथिंग है 1200 के आसपास। कितनी है? 1200 के आसपास 1 किलोमीटर के अंदर रहते हैं। और अरुणाचल प्रदेश के अंदर कितने रहते हैं? 17 लोग रहते हैं। और बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान का पॉपुलेशन डेंसिटी है 200। कितनी है? 200। राजस्थान सबसे ज्यादा कहां पे है? सबसे ज्यादा जयपुर की। कहां पे है? जयपुर की। सबसे कम कहां है? जैसलमेर की है। कहां की है? जैसलमेर की है। ठीक है, आपको ध्यान क्या रखना है? पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है? 382। और सबसे ज्यादा किसकी है? सबसे ज्यादा बिहार की है। सबसे कम किसकी है? अरुणाचल प्रदेश की है। अरुणाचल प्रदेश का कम होने का रीजन ये है कि वो पहाड़ी इलाका है। वो क्या है? वहां पे ज्यादा पहाड़ है, माउंटेन्स ज्यादा है, इस वजह से यहाँ पॉपुलेशन बहुत ज्यादा कम रहती है, कि वहां पर खेती जैसी चीजें बहुत कम है, इस वजह से लोग वहां पे कम रहते हैं। बिहार जैसे एरिया के अंदर, यूपी जैसे इलाके के अंदर, जहां पर बहुत ज्यादा लोगों के पास में सोर्स होते हैं खेती करने के, उस चक्कर के अंदर वहां पॉपुलेशन बढ़ गई। ठीक है, क्योंकि एक टाइम के अंदर सोने की जब चिड़िया भारत को कहा जाता था, उस टाइम सबसे जो महत्वपूर्ण जो केंद्र थे वो पश्चिम बंगाल और बिहार हुआ करते थे, क्योंकि सबसे ज्यादा नदियां इन्हीं दो स्टेट के अंदर चलती थी। इस वजह से बहुत सारे स्टेट के लोग वहां जाके शिफ्ट हो गए और वहां खेती करने लगे। लेकिन टाइम के साथ में जो जमीन थी वो तो लिमिटेड थी, लेकिन जनसंख्या बढ़ती गई और उसके पार्ट डिवाइड होते गए, और आज कंडीशन ऐसी आ गई कि वहां पे जनसंख्या घनत्व इतना हो गया कि लोगों को मकान बनाने तक का भी जगह नहीं बचा हुआ है। लेकिन अपने क्वेश्चन ध्यान में रखना है कि पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज्यादा किसकी है? सबसे ज्यादा बिहार की है। एवरेज है 382 इंडिया का, लेकिन बिहार का 1200 के आसपास में है, और सबसे कम है अरुणाचल प्रदेश का 17 के आसपास में है। ठीक है, ये तो बात हो गई किसकी? पॉपुलेशन डेंसिटी की। ठीक है, सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है। 2011 की जनगणना अनुसार इसका जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर 17 व्यक्ति है। ठीक है, फैक्ट नंबर 30। फैक्ट नंबर 30, सबसे ज्यादा ध्यान में रखने वाली चीज, सेकंड जनसंख्या की बात हो गई, आपको मेथड समझ आ गया। अब फैक्ट नंबर 30 क्या कहता है अपने को? फैक्ट नंबर 30 कहता है कि सर्वाधिक लिंगानुपात, सेक्स रेशियो वाला स्टेट कौन सा है? सबसे ज्यादा लिंगानुपात किसका है? 2011 की जो जनगणना थी, पॉपुलेशन काउंटिंग थी, उसके हिसाब से केरल का। कौन से स्टेट का? केरल का 1000 मेल पे 1084 फीमेल है। अब वही बात कि सर सेक्स रेशियो क्या होता है? 1000 लड़कों पे लड़कियों की संख्या, 1000 लड़कों के मुकाबले लड़कियों की संख्या, यानी 1000 मेल के कंपैरिजन में कितनी फीमेल है, कितनी लड़कियां हैं, कितनी महिलाएं हैं, उसको क्या बोलते हैं? लिंगानुपात बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिंगानुपात बोलते हैं। भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है, भारत का एकमात्र ऐसा राज्य कौन सा है?
केरल है जहां पर लड़कों के मुकाबले लड़कियों की संख्याएं ज्यादा है, यानी वहां पे मेल के कंपेरिजन में फीमेल ज्यादा रहते हैं। ठीक है, वहां की लड़कियां ज्यादा है वहां पे। 1000 मेल के कंपेरिजन के अंदर 1084 फीमेल है। 1000 लड़कों के मुकाबले 1084 महिलाएं रहती है। कहां पे? केरल के अंदर। कहां पे रहती है? केरल के अंदर रहती है। ये बात ध्यान में रह जाएगी ना। ठीक है, भारत में सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य है हरियाणा। कौन सा है? हरियाणा। 2011 की जनगणना के अनुसार प्रति 1000 पुरुषों पर 879 महिलाएं थी। 879 फीमेल्स है। कितने? 1000 मेल के मुकाबले। इसके बाद सिक्किम 889, फिर पंजाब 893। आपके दिमाग में क्वेश्चन अवश्य याद आएगा कि पंजाब और हरियाणा का नाम क्यों आया है? क्योंकि पंजाब और हरियाणा के अंदर लड़कियों की संख्याएं बहुत ज्यादा कम है। और पंजाब और हरियाणा के अंदर लड़कियों की संख्या कम होने के बहुत सारे रीजन है। सबसे बड़ा रीजन ये है कि पंजाब और हरियाणा का जो एरिया है वो राजधानी के टच होता एरिया है, दिल्ली के टच होता एरिया है। ठीक है, और दिल्ली जहां किसी भी देश की कैपिटल होगी वहां पर सारी मेडिकल सुख सुविधाएं उपलब्ध होगी। तो मेडिकल सुख सुविधाओं के फायदे भी है और मेडिकल सुख सुविधाओं के नुकसान भी है। फायदे तो है कि अपनी जरूरत पे इलाज हो जाता है और किसी की जान जा रही हो बच जाती है, लेकिन नुकसान ये है कि आज के टाइम में इस जमाने के अंदर लोग पेट के अंदर ही पता लगा लेते हैं कि आने वाली संतान बच्चा होगा या बच्ची होगी, यानी लड़का होगा या लड़की होगी, इसका लोग मशीनों से पता लगा लेते हैं। सोनोग्राफी चीज जब सामने आई है तब इन चीजों का पता लगना शुरू हो गया है। और इसी वजह से ये चीजें हुई है कि जो हरियाणा और पंजाब के अंदर जो सेक्स रेशियो था वो लगातार डाउन जा रहा है। और इसका रीजन यही है कि लोग दिल्ली जाते हैं और वहाँ पे बहुत सारी प्राइवेट हॉस्पिटलें हैं जो इसी के दम पे चल रही है, और वहाँ पे अपनी जांच करवाते हैं और अगर पेट में बच्ची है तो उसको वहीं पे खत्म करवा देते हैं। ये टेक्नोलॉजी का, ये इस आधुनिकीकरण का सबसे बड़ा नुकसान है। इस वजह से हरियाणा के अंदर 1000 पुरुषों के मुकाबले 749 महिलाएं हैं। ठीक है, और उसके बाद सिक्किम और उसके बाद में पंजाब। ये दो स्टेट इसी वजह से डाउन है। आपको ध्यान में रखना है कि सबसे ज्यादा महिलाएं कहां पे है? वो है केरल के अंदर। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों के मुकाबले 943 है। यानी एवरेज अगर इंडिया का देखें तो वो है 943। ये तो उससे भी बहुत ज्यादा नीचे है, एवरेज से भी बहुत ज्यादा नीचे है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अपने एरिया की बात कर ली, अपने पॉपुलेशन की बात कर ली, एरिया के हिसाब से सबसे ज्यादा कम बात कर ली, पॉपुलेशन के हिसाब से सबसे ज्यादा कम बात कर ली, सेक्स रेशियो के हिसाब से भी अपने ये बात कर ली। नेक्स्ट 2023-2024 के अनुसार भारत की साक्षरता दर, एजुकेशन का लेवल क्या है? एवरेज 80.9%, 80.9% लोग पढ़े लिखे हैं। किसके हिसाब से? 2023-2024 के हिसाब से। अगर बात करें अपन पीछे जाके 2011 की, तो उसके हिसाब से भारत के अंदर 74.04% लोग पढ़े लिखे थे, एवरेज मेल एंड फीमेल दोनों मिला करके। यानी यहाँ पे अच्छा ग्रोथ हुआ है। ये गुड न्यूज है अपने लिए कि लोग पढ़ने में ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं। राष्ट्रीय साक्षर दर पुरुषों के अंदर, मेल के अंदर 82.14% है। महिलाओं के अगर फीमेल की बात करें तो 65.46% है। यानी 100 महिलाओं के मुकाबले एवरेज कैसे निकलता है? 100 महिलाओं में से 65.46% महिला, यानी 66 जो महिलाएं हैं 100 महिलाओं में से, 100 फीमेल्स में से वो पढ़े लिखे हैं। वो अपना सिग्नेचर करते हैं, अंगूठा नहीं लगाते। ठीक है, और अगर 100 मेल को एक जगह खड़ा किया जाएगा तो उसमें से 82.14% पढ़े लिखे हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है ना। भारत का सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य मिजोरम है, सबसे ज्यादा 100% साक्षरता वाला। यानी मिजोरम के अंदर एक भी ऐसा आदमी नहीं है जो थंब लगाता हो, जो अंगूठा लगाता हो, सारे के सारे सिग्नेचर करते हैं। भारत का एकमात्र ऐसा राज्य कौन सा है? मिजोरम है।
ठीक है, साक्षरता हासिल की। इससे पहले केरल सर्वाधिक साक्षर था, उससे पहले केरल टॉप पे था, लेकिन वो 100% नहीं था। लेकिन 100% पहुंचने वाला भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है? मिजोरम है। कौन सा है? मिजोरम है। आपको ध्यान में रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार भारत का सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य है। वो बिहार जिसको सोने की चिड़िया कहा जाता था, आज बिहार की कंडीशन ये है कि भारत का सबसे कम पढ़ा लिखा स्टेट कौन सा है? बिहार। ये दुर्भाग्य है भारत का कि एक टाइम के अंदर नालंदा तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय भारत में सबसे पहले बिहार के अंदर बने थे। दुनिया के बहुत सारे लोग यहाँ पर पढ़ने आए थे, चाइना से हैंगसांग फाइयान जैसे लोग यहाँ पर पढ़ने आया करते थे। लेकिन आज कंडीशन ऐसी है कि बिहार भारत का सबसे कम पढ़ा लिखा स्टेट है। ध्यान में रखना है, सबसे कम पढ़ा लिखा स्टेट कौन सा है? बिहार है। और सबसे ज्यादा मिजोरम है। हालांकि 2023-2024 के एमओसीपीएल FLFS के आंकड़ों के अनुसार आंध्र प्रदेश सबसे कम साक्षर राज्य। 2011 के हिसाब से बिहार था, लेकिन अभी जो डाटा चेंज है उसके हिसाब से आंध्र प्रदेश बिहार से थोड़ा और पीछे चला गया है। ठीक है, नेक्स्ट फैक्ट। आज के वीडियो में अब इतना ही। मिलते हैं कल एक और वीडियो के साथ में। मैंने जितने आपको आज फैक्ट नोट कराए हैं, आपको अच्छे से नोट्स के अंदर नोट करके लाना है। जो ऑफलाइन बच्चे आते हैं क्लास के अंदर, वो कल मुझे ये सारे नोट चेक कराएंगे। जो ऑनलाइन क्लासेस देख रहे हैं वो घर पे बैठ के देखते रहे। बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में इस वीडियो में से देखने को मिलेगा। सैनिक मिलिट्री स्कूल के अलावा भी जो अदर कंपटीशन एग्जाम की जो तैयारी करने वाले बच्चे हैं, उनके भी नॉलेज का ये वीडियो है। तो आप देखते रहें, सपोर्ट करते रहें। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।